जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रेलवे स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें हम साइंस का जो सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स के हमने अब तक 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। हम अपने तीसरे चैप्टर को फिनिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पहला पार्ट पहले कर चुके हैं, बल और दाब। कौन सा चैप्टर है? बल और दाब। बल और दाब में हम एक पार्ट कर चुके हैं, जिस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बल को समझने के लिए आपको गति के तीनों नियम पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि बल को समझने के लिए गति के तीनों नियम समझना आवश्यक है। तो उनमें से मैंने आपको गति का एक नियम उस पार्ट में करा दिया था और साथ ही इनर्शिया यानी कि जड़त्व उसके बारे में हम जान चुके थे। अब इससे आगे की चीज यानी कि गति का दूसरा नियम और कौन कौन सी चीज इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है, उन सभी को हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। तो क्लास के साथ बने रहें, ध्यान दें, क्लास पर फोकस रखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो अब न्यूटन का द्वितीय नियम आता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यानी कि न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिए थे, जिसमें से एक नियम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गत्यावस्था में है तो वो जब तक गत्यावस्था में रहेगी या विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, यानी कि बाहरी तरफ से कोई बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो अपनी अवस्था चेंज नहीं करेगी। ये चीज मैंने आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम में बताई थी। साथ ही जड़त्व भी बताया था। अब न्यूटन के दूसरे नियम यानी कि गति के दूसरे नियम को पढ़ने के लिए हमें संवेग आना चाहिए। क्या? संवेग की कंसेप्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि संवेग क्या होता है, यानी कि मोमेंटम। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये चीज आप समझ लेंगे, उसके बाद ही गति का दूसरा नियम समझ पाएंगे। तो संवेग को पहले आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद हम गति के दूसरे नियम की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसकी सहायता से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये कोई क्या है, ये कोई पथ है यानी कि कोई ट्रैक है और इस पर ये कोई पिंड है। क्या है? ये पिंड है, ये किसी पथ पर कोई पिंड है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? m द्रव्यमान है। कितना है? द्रव्यमान m है और ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। यानी कि वेग कितना है इसका? v है और पिंड जो है उसका द्रव्यमान m है और यह पिंड v वेलोसिटी से यानी कि v के वेग से इस पथ पर गति कर रहा है। तो बताइए इसका संवेग क्या होगा, यानी कि इस पिंड का संवेग कितना होगा? संवेग क्या होगा? तो संवेग को डिनोट करते हैं p से। किससे डिनोट करेंगे? p से। अब ये बोलोगे आपके मोमेंटम और p कोई मैच नहीं कर रहा है, तो m से हम ऑलरेडी द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, इस वजह से संवेग को p से डिनोट किया जाता है। किससे? संवेग को यानी कि मोमेंटम को p से डिनोट करेंगे हम संपूर्ण फिजिक्स में। तो संवेग को p से डिनोट किया जाता है। किससे? p से। अब बात आती है कि संवेग क्या होगा, इस पिंड का संवेग क्या होगा। तो संवेग होगा आपका, इसका पिंड का संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि m इंटू वी हो जाएगा। द्रव्यमान कितना था इसका? m था और वेग कितना था? v था, यानी कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, m द्रव्यमान का पिंड था। तो अगर इसके संवेग की हम बात करें तो संवेग m इंटू वी होगा। क्या होगा? m इंटू वी। इस तरीके से आप संवेग को समझ सकते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु के यानी कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। अगर कोई पिंड किसी पथ पर गति कर रहा है तो उसके द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का गुणनफल ही क्या होता है? मोमेंटम होता है, संवेग होता है। अब बात आती है इसका SI मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होगा भैया इसका? बात आती है संवेग का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक हम अगर इसका निकालना चाहें तो m यानी कि द्रव्यमान को SI पद्धति में किससे मापा जाता है? किससे? किलोग्राम से मापा जाता है द्रव्यमान को, तो किलोग्राम। अब आया v का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? तो आप बताएंगे मीटर पर सेकंड। क्या? मीटर पर सेकंड। तो m इंटू सेकेंड। तो ये मात्रक आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड मात्रक आया। किसका? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बात आती है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है? तो जी नहीं होती है। क्या वेग को डिफाइन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ, दिशा की आवश्यकता होती है। तो जब वेग को डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता है
और वेग पर ही संवेग डिपेंड करता है, तो संवेग को भी व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है भैया, सदिश राशि। अब बात आती है इसकी विमा क्या होती है, संवेग की विमा क्या होती है। विमा, तो विमा आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसे कोष्टक लगाना है, उसमें एम एन टी लिखना है, ये चीजें आप कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है, एम से डिनोट करते हैं हम द्रव्यमान को, एल से दूरी को और टी से समय को। तो बताइए क्या कहाँ है संवेग का फॉर्मूला, कहाँ है, ये है। फॉर्मूला के माध्यम से तो आप विमा निकालते हैं। तो एम की पावर यहाँ कितनी है, एक है, तो आप यहाँ एक पावर चढ़ा देंगे। एल की पावर कितनी है, एल की पावर कितनी है, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो एक है भैया, एक चढ़ा देंगे यहाँ पर। अब समय की कितनी है, समय की पावर तो है लेकिन वो कहाँ है, नीचे है। अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो माइनस की पावर हो जाएगी, यानी कि एम एन टी माइनस वन। इसको इस प्रकार इसकी विमा को, अब एम की पावर वन है तो पावर वन तो लगाएंगे नहीं, ओनली एम लिख देंगे। इसी प्रकार एल लिख देंगे, तो टी की पावर माइनस वन, तो एम एन टी माइनस वन ये विमा होती है, किसकी, संवेग की विमा होती है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूं मोमेंटम आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, संवेग की कंसेप्ट आसानी से आपको आई होगी। अब बात आती है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। यानी कि जो पहला नियम हम पढ़ के आए हैं गति का, वो आपका क्लियर हो चुका है, संवेग आप पढ़ चुके हैं। अब आप बढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की तरफ, दूसरे नियम की तरफ। तो वो नियम क्या होता है, तो मान के चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पिंड है, क्या है, कोई पिंड है, एक कोई पिंड है, ये कोई पिंड है इस पथ पर, और ये पिंड, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेलोसिटी से इस पथ पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि गति कर रहा है। अगर गति करते समय, यानी कि जब ये इसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से ये गति कर रहा है, इस समय पर हमें इसमें F फोर्स लगा देते हैं, यानी कि पीछे से धक्का मार देते हैं, इसमें धक्का मार देते हैं, यानी कि F फोर्स लगा देते हैं। तो क्या होगा, तो गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि अगर हम इसमें F फोर्स लगाते हैं, यानी कि किसी m द्रव्यमान के पिंड में जो कि v वेलोसिटी से गति कर रहा है, हम इस पर बल लगाते हैं, तो वो बल है, वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई, अभी समझा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगी। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इस पर F बल लगा दिया जाए, पीछे से धक्का मार दिया जाए, तो क्या इसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होगा, क्या इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। आप ऐसे दौड़ रहे हो, किसी ट्रैक पर आप दौड़ते हुए जा रहे हो, पीछे से कोई आप में धक्का दे दे, तो क्या आपकी वेलोसिटी बदलेगी, जी हाँ बिल्कुल बदलेगी। आपकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी थोड़े समय के लिए। तो क्या हुआ ये, अब वेग में परिवर्तन हुआ, तो क्या इसके मोमेंटम में परिवर्तन होगा, क्या संवेग में परिवर्तन होगा, जरूर होगा, क्योंकि v पर ही डिपेंड करता है क्या, p, यानी कि संवेग डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। जब वेलोसिटी बदलेगी तो संवेग भी बदल जाएगा। तो यही गति का दूसरा नियम है। अगर किसी गति करते हुए पिंड पर F बल लगाया जाए तो उस बल का मान संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये है। यानी कि इस पिंड को आप F बल लगा दोगे इसमें, तो चेंज किसमें होगा, वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में चेंज होने से संवेग में चेंज आ जाएगा। तो यही गति का दूसरा नियम है, यानी कि किसी पिंड में बल लगाने पर उस बल का मान उस पिंड की संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दर का क्या मतलब होता है, तो दर आपको कहीं भी दिखाई दे, पूरी फिजिक्स के अंदर दर शब्द आएगा तो उसका मतलब है कि समय का भाग देना है आपको। जैसे संवेग की दर, तो संवेग बटे समय है उसका मतलब, चाल की दर तो चाल बटे समय है उसका मतलब। जहां भी दर शब्द आएगा तो उसका मतलब होता है कि समय का भाग लगाया जा रहा है। क्या हो रहा है, समय का भाग लगाया जा रहा है। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी एक बार फिर से क्लियर करेंगे गति के द्वितीय नियम को, समझ में नहीं आया होगा, अब अच्छी तरह से आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। यही बात मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कोई पिंड है, ये गति कर रहा है इस ट्रैक पर, इसकी वेलोसिटी v है, क्या है, वेलोसिटी v है, द्रव्यमान m है, तो p, यानी कि अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो, F फोर्स लगाते हो,
तो वो F किसके बराबर होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यानी कि संवेग परिवर्तन बटे समय। समय का भाग क्यों दिया भैया, इसलिए दिया क्योंकि दर के बराबर होता है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। दर का मतलब है समय का भाग। तो संवेग परिवर्तन बटे समय ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पिंड पर लगाए गए बल के बराबर हो जाएगा। यही गति का दूसरा नियम है। यही क्या है, गति का दूसरा नियम है। गति का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आगे की इसकी जो थ्योरी है, जो चीजें परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आपसे देखिए, ये कोई पिंड है, क्या है, ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। v वेलोसिटी से ये इस पथ पर आगे बढ़ रहा है। किससे, v वेलोसिटी से। आपने वेलोसिटी भी दो तरह की देखी होंगी, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो यदि हम इसमें यहां से ये इसका प्रारंभिक वेग होगा तो इससे किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे। किससे, u से। ये इसका प्रारंभिक वेग है u और द्रव्यमान है इसका m। अब इस पर यहां से ये स्टार्ट हुआ, इस कंडीशन में स्टार्ट हुआ, द्रव्यमान m था और वेलोसिटी v थी। अगर इसको स्टार्ट होने के बाद इसमें हम धक्का लगा देते हैं, यानी कि F बल लगा देते हैं, पीछे से क्या F बल लगा देते हैं, तो बताइए क्या इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। जी हाँ, वेलोसिटी इस पिंड की बदल जाएगी। अब दूसरी कंडीशन देखें तो वेलोसिटी इसकी बदलेगी, यानी कि v हो जाएगी, जो कि अंतिम वेग होता है। और मास, क्या द्रव्यमान भी बदलेगा, तो जी नहीं, द्रव्यमान वही रहेगा, यानी कि m ही रहेगा। क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब बताइए कि इसका संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, या फिर मैं पूछूं f क्या होगा, इसके अंदर f क्या होगा। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार f क्या होना चाहिए, बताइए f क्या होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाई गई बल के बराबर होती है। बल किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब संवेग परिवर्तन की दर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। संवेग क्या बताया था मैंने अभी आपको, P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। तो संवेग परिवर्तन की दर कैसे निकलेगी कि यहां संवेग कितना था, फिर इस कंडीशन में संवेग कितना हो गया, वही तो परिवर्तन माना जाएगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, और समय का भाग लगा देंगे, वही क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यहां होगा तुम्हारा संवेग m इंटू यू, और माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें अंतर चाहिए। संवेग परिवर्तन का मतलब अंतर, कितना अंतर आया, इस कंडीशन में संवेग कितना था और इस कंडीशन में संवेग कितना है। m इंटू वी, यहाँ कितना हो जाएगा, m इंटू वी, और समय से क्या देना है, भाग, यानी कि t, क्योंकि दर की बातें हो रही हैं। बात किसकी हो रही है, दर की हो रही है। अब देखिए f बराबर, इसमें से m द्रव्यमान तो यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो m अगर कॉमन ले लेते हैं तो u माइनस वी बचेगा, यहाँ पर क्या, u माइनस वी बचेगा अपॉन टी। f बराबर m u माइनस वी अपॉन टी। ये कंडीशन आपके सामने आ गई है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि पिछली क्लास में, यानी कि जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। कौन कौन छात्र ऐसे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो त्वरण के बराबर होती है, एक्सीलरेशन के बराबर होती है, यानी कि a के बराबर होती है। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, यानी कि त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन के बराबर होती है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन कौन सा है, इतना है भैया, u माइनस वी अपॉन टी। तो क्या u माइनस वी अपॉन टी की जगह मैं यहाँ पर a रख सकता हूँ, क्या a रख सकता हूँ, जी हाँ। तो f बराबर ma, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से, यानी कि बल फाइंड करने का फॉर्मूला आपने निकाल लिया है। यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। बल का सूत्र किस गति के नियम से प्राप्त हुआ है, तो कौन से नियम से प्राप्त हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। क्या होता है, F बराबर ma, जहां m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है।
तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे, F बराबर ma। अब हम मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की, कि मात्रक क्या होगा, F यानी कि बल का मात्रक क्या होगा, जबकि हमें पता चल गया है F का जो परिमाण है वो m इंटू ए होता है। तो बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए मात्रक के लिए m है, m को किससे डिनोट किया जाता है, m को किससे डिनोट किया जाता है, तो m को किलोग्राम से डिनोट किया जाता है, किलोग्राम। और a को किससे डिनोट करते हैं, a का क्या होता है, तो a का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक हो गया बल का, एसआई मात्रक हो गया, एसआई। एसआई क्यों हो गया, एसआई इसलिए हो गया क्योंकि एसआई प्रणाली में ही द्रव्यमान को किलोग्राम और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। इसलिए जो हम यहाँ पर मात्रक निकालेंगे वो एसआई पद्धति का निकलेगा, कौन सा, एसआई पद्धति का निकलेगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं न्यूटन। ये जो आपकी चीज आई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यानी कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि भैया हमने एक मात्रक और सुना है, क्या सुना है, डायन और सुना है, बल का मात्रक क्या सुना है, डायन। डायन का भी सीन देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें, कौन सी, सीजीएस पद्धति की बात करें, तो द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में, ग्राम में मापा जाता है, ग्राम में जी। और ए को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक आया, ये भी बल का मात्रक होगा, किसके अंदर, सीजीएस पद्धति के अंदर। अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को डायन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायन। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए एक डायन किसके बराबर होती है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। क्या अब डायन और न्यूटन में भी कोई संबंध होता है, तो बिल्कुल होता है। एक न्यूटन, कौन सा, एक न्यूटन, एक न्यूटन एक न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। एक न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ये संबंध होता है डायन में और न्यूटन में। आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब यही प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जाता है परीक्षा में, किस तरीके से, इस तरीके से। समय के साथ रैखिक गति के परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। अब ये बात वही है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला के माध्यम से डेरिवेट करके दिखाई थी, F बराबर m इंटू ए। ये क्या था, ये था भैया क्या, बल निकालने का फॉर्मूला, यानी कि बल फाइंड करने का, बल का परिमाण फाइंड करने के लिए सूत्र है F बराबर ma। यही बात आपको लैंग्वेज में दी गई है, समय के साथ रैखिक गति के परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज आती है तो आपको पहचान लेना है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है मोशन का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, F बराबर ma। और मैंने मात्रक कौन कौन से बताए थे, न्यूटन बताया था, डायन बताया था। तो ये चीजें आप याद रखोगे। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की एप्लीकेशंस, यानी कि अनुप्रयोग क्या क्या है इसके। तो एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकते हैं, दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकते हैं। F बराबर क्या होता है, बल, संवेग परिवर्तन की दर बटे समय, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन, यही तो बल होगा, संवेग परिवर्तन बटे समय। अब ऐसा क्यों होता है, ये अनुप्रयोग कैसे है, एथलीट प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी एथलीट रनिंग करते हैं तो रनिंग को फिनिश करने के बाद एकदम से नहीं रुकते हैं, धीरे धीरे अपनी गति को कंट्रोल करते हैं, समय लेते हैं, उसके बाद रुकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो इसलिए करते हैं कि बल F किस पे डिपेंड कर रहा है, F संवेग परिवर्तन और समय पर डिपेंड कर रहा है। अगर क्या आप ये बता सकते हैं, अगर मैं समय को बढ़ाता चला जाऊं, समय को बढ़ाता चला जाऊं, समय की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं, तो F कम होगा या ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैं समय की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो F कम होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, F कम होने लग जाएगा। यानी कि जब मोमेंटम बना होगा, जब खिलाड़ी का मोमेंटम बना होगा, तो अब रनिंग फिनिश करने के बाद उसको कंट्रोल करना है, मोमेंटम को क्या करना है, बल को कंट्रोल करना है। तो बल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, समय ज्यादा लेकर, समय बढ़ाना पड़ेगा आपको, कदम अपने
धीरे धीरे रखने पड़ेंगे, जिससे कि समय ज्यादा लगे और समय ज्यादा लगने से जो फोर्स है वो कम हो जाए, इसलिए खिलाड़ी ऐसा करते हैं। गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे करता है। जैसे कि आपने कई बार क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जो कैच लिया जाता है वो इस तरीके से, जैसे कैच आया तो आप ऐसे वहीं की वहीं नहीं ले सकते, आपको उसमें समय देना पड़ेगा, समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। बॉल आई तो इस तरीके से पीछे खींचोगे आप हाथों को। ऐसा क्यों कर रहे हो कि समय की जो क्वांटिटी है यानी कि परिमाण है वो बढ़ जाए और उस वजह से फोर्स कम हो जाए, आपके हाथों में चोट ना लगे। अगर आप ऐसे ही एकदम से बॉल के आगे हाथ लगा दोगे तो आपके चोट लग सकती है, क्योंकि फोर्स उस समय पे ज्यादा होगा। समय की वैल्यू कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, और समय ज्यादा लोगे तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूं ये दोनों अनुप्रयोग आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इन दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लें और ये चीजें समझ लें कि किस कारण ऐसे खिलाड़ी करते हैं। ये चीजें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों? इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन सेट किए जाते हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर परीक्षा में। नेक्स्ट चलते हैं बल से संबंधित अवधारणाएं। अब कुछ अवधारणाएं हैं बल से संबंधित जो कि आपको परीक्षा में परेशान करती हैं और आप उनको समझ नहीं पाते हैं। कौन कौन सी है? तो पहली है थ्रस्ट। क्या है? थ्रस्ट है पहली, थ्रस्ट। अब ये क्या होता है थ्रस्ट? ये कुछ नहीं होता है बेसिकली, जैसे कि आपने देखा होगा कोई रॉकेट है। क्या है? ये कोई रॉकेट है। अब रॉकेट में ईंधन जलेगा, यानी कि जो इसमें फ्यूल होगा वो जलेगा, तो वो एक प्रकार की गैस का उत्सर्जन करेगा कि नहीं करेगा? एक प्रकार की गैस का उत्सर्जन करेगा। अब वो गैस क्या करेगी? गैस वायु पर दबाव डालेगी, यानी कि वायु को पीछे ढकेलेगी। अब जो नियम आप आगे पढ़ने वाले हैं, गति का तृतीय नियम, उसमें आप पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज पर आप बल लगाते हैं तो वो चीज भी आपको उतना ही बल लगाती है। तो इसी प्रकार जब ये वायु पर दबाव डालेगी, ये गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है ये वायु पर दबाव डालेगा, तो वायु भी उसी तरह से इस पर दबाव डालेगी, तब रॉकेट आगे चलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है। थ्रस्ट क्या करता है? किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है थ्रस्ट। थ्रस्ट वस्तु के वेग को कम करता है, बढ़ाता है, नियत रखता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरीके से आपसे चीजें पूछी जाती हैं। तो जब भी पूछा जाएगा थ्रस्ट क्या करता है, तो किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। थ्रस्ट क्या करेगा? वस्तु के वेग को बढ़ा देगा। अब देखते हैं टॉर्क्यू। क्या है? टॉर्क्यू। टॉर्क्यू एक अवधारणा है बल की। किसी वस्तु की घूर्णी गति में परिवर्तन उत्पन्न करता है, यानी कि किसी भी वस्तु के घूर्णन गति के पीछे कारण क्या होता है? तो टॉर्क होता है। क्या? टॉर्क होता है। कैसे? जैसे कि मान के चलिए ये कोई स्केल है या कोई छड़ है, इसको आप एक साइड से क्या करते हैं? एक साइड से आप इसमें पेच कस देते हैं या फिर इसमें कोई एक्सल लगा देते हैं, जिससे कि ये अपने अक्ष पर घूम सकती है। और इस तरीके से इसको एक्सल लगाने के बाद अगर आप इस डायरेक्शन में इस पर बल लगाते हैं तो क्या होगा? ये इस तरीके से घूमने लग जाएगी, अपने अक्ष पर घूमने लग जाएगी। मतलब कि इसमें घूर्णन गति आ जाएगी, ये घूर्णन गति करने लगेगी। तो घूर्णन गति का जो कारण होता है वही क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क। किसी भी वस्तु की घूर्णन गति का कारण क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो टॉर्क होता है। क्या? टॉर्क होता है। यह बल की एक अवधारणा है। अब आते हैं ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? क्या है? ड्रैग किसी वस्तु के वेग को कम कर देता है। ड्रैग। ड्रैग क्या करता है? किसी वस्तु के वेग को कम कर देता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ड्रैग होता क्या है? तो जैसे मान के चलिए कोई कार है तो किसी पथ पर गति कर रही है, रोड पर गति कर रही है, तो कार को कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो रोकने का प्रयास करेंगी। यानी कि अगर जैसे एक बार एक्सीलेटर देके अगर आप कार को बंद कर देते हैं और ब्रेक नहीं लगाते हैं, तब भी एक समय ऐसा आएगा कि कार अपने आप रुक जाएगी। क्या हो जाएगा? कार अपने आप रुक जाएगी, किसी वस्तु से बिना टकराए ही रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? किस लिए ऐसा होगा कि कार रुक गई? किसने रोका कार को? तो कार को एक तो वायु रोकेगी। क्या रोकेगी? वायु। क्योंकि वायु से घर्षण होगा कार की जो बॉडी है उसका घर्षण किससे होगा? वायु से। और उसी घर्षण के कारण जो कार की गति है वो धीमी होती चली जाएगी। तो ड्रैग, इसी को ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग क्या बोलते हैं? कि किसी वस्तु का वेग कम कर दे, ऐसा कारण जो किसी वस्तु का वेग कम कर देता है, क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। तो ड्रैग, टॉर्क और थ्रस्ट, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम इससे जितने भी प्रश्न बने हैं परीक्षा में इस टॉपिक से, उन सभी को क्लियर करेंगे आगे आने वाली क्लास में। तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय।